प्रणाम और एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मंच से। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं हिंदी सिनेमा के गीतकारों का राष्ट्र निर्माण में योगदान। क्या था वो? भारत 1947। एक राष्ट्र का जन्म होता है, लेकिन उसे आवाज़ कौन देगा? उसकी आशाओं, उसके सपनों, उसके आंसुओं को कौन लिखेगा? बॉम्बे के फिल्म उद्योग की भीड़ भरी गलियों में जयपुर से एक शायर एक शेर के सिवा कुछ भी लिया बिना नहीं आया था। शहर था बम्बई। उसका नाम था इकबाल हुसैन, लेकिन दुनिया उसे हज़रत जयपुरी के नाम से जानने वाली थी। आज उनकी वर्षगांठ पर हम उस इंसान को याद करते हैं जिसने सिर्फ गीत ही नहीं लिखे, उसने एक युवा आकांक्षी राष्ट्र की धड़कनों को स्वर दिए, उन्हें आवाज़ दी। गुलाबी शहर जयपुर के हवा महल की छाया में इकबाल हुसैन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो बोले गए शब्दों को महत्व देता था। उनके पिता चलिए कह लेते हैं, जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने जल्दी ही देख लिया कि लड़के का ध्यान अंकगणित पर नहीं लगता बल्कि इल्म शायरी में लगता है। नौजवान इकबाल अपनी शामें स्थानीय बाजारों और मुशायरों में बिताते। भाषा की लय को आत्मसात करते हुए उन्होंने प्रसिद्ध कवि हजरत मोहानी से शिक्षा ली। उस परंपरा में जहाँ शिष्य अपने उस्ताद से तखल्लुस लेता है, इकबाल ने अपने शहर के साथ अपने गुरु का नाम जोड़ा और बने हजरत जयपुरी। 15 साल की उम्र तक वो एक पहचाने हुए कवि बन चुके थे, लेकिन रियासी जयपुर की दुनिया एक सपने देखने वालों के लिए बहुत छोटी थी। असली मंच तो सैकड़ों मील दूर मुंबई में सजा हुआ था, जहाँ सेलुलाइट पर एक नए भारत की कल्पना की जा रही थी। उन्नीस 1947 में जिस साल भारत को आज़ादी मिली थी, हजरत जयपुरी बम्बई आ गए। लाखों प्रवासियों की तरह जो एक नई जिंदगी बना रहे थे, उनके पास कुछ रुपए, कविताओं की एक पोटली और जज्बातों से भरा हुआ एक दिल था। उन्हें मिल मजदूर की नौकरी मिली। रातें परेल की चालों में कविताएं लिखते हुए बीतती थी। हालांकि किस्मत उनके लिए एक अलग कहानी लिख रही थी। 1948 में राज कपूर अपनी दूसरी फिल्म बरसात का निर्देशन कर रहे थे। वो एक नए तरह का सिनेमा बना रहे थे, जी हाँ, जो आम आदमी से बातें कर सके, ऐसा सिनेमा। उन्हें एक ऐसे शायर की जरूरत थी जो शास्त्रीयता और आधुनिकता के बीच पुल का काम कर सके। बरसात पहले से ही बन रही थी। संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन थे, लेकिन उन्हें लगा राज कपूर को कि कुछ कमी है। एक शाम बांद्रा के सिल्वर बीच फ्लैट में पार्टी में हजरत जयपुरी का परिचय राज कपूर से हुआ। किसी ने उनसे कुछ सुनाने को कहा तो हजरत जयपुरी ने बिना किसी हिचक के एक शेर सुनाया, जिसने कमरे को सचमुच स्तब्ध कर दिया। सब खामोश हो गए और राज कपूर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने हजरत जयपुरी को उसी वक्त हायर कर लिया, यानी शायर को हायर किया। हजरत जयपुरी ने फिल्म बरसात के लिए अपना पहला फिल्मी गीत लिखा, जिया बेकरार है छाई बहार है, जो पूरे देश में उस दौर में धूम मचाने वाला गीत बन गया था। बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। अब हजरत जयपुरी आरके फिल्म परिवार के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गए थे। एक ऐसा परिवार जो अगले 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा को परिभाषित करने वाला था। और यही वो स्थान है जहां हम बैठे हुए हैं, राज कपूर का कैंपस, जहां पर हजरत जयपुरी और उनके साथ के लोगों ने राज कपूर के यहीं पर बहुत कुछ लिखा और पढ़ा था। राज कपूर के लिए वो सिर्फ एक गीतकार नहीं थे, वो एक दोस्त, एक दार्शनिक थे, जो निर्देशन के भव्य भावनात्मक दृष्टिकोण को सरल अविस्मरणीय शब्दों में ढाल सकते थे। ये ताकत थी उनमें। यहीं पर हजरत जयपुरी की भूमिका केवल मनोरंजन से परे हो जाती है। 1950 और 60 के दशक में भारत एक नवजात लोकतंत्र था, एक अशिक्षित जनसमूह, कई भाषाओं, गहरे विभाजनों का देश था। एकमात्र सामान्य भाषा जो थी उस दौर में वो थी संगीत की। और हजरत जयपुरी अपने साथी शैलेंद्र के साथ अनजाने में राष्ट्र निर्माता बन गए। उनके बोल एक धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील भारत के विचार को एकजुट करने वाला गोंद थे। जी हाँ, एक नए आजाद देश की आवाज थी जो गरीब था लेकिन उठने के लिए दृढ़ था। ये एक समाजवादी, समानतावादी दृष्टि थी जो दबे कुचलों को गौरव प्रदान कर रही थी। हजरत जयपुरी की प्रतिभा यह थी कि वो जटिल विचारों को सरल बना देते थे। वो ना तो ऐसी उर्दू का प्रयोग करते थे जो लोगों की समझ से परे हो, और न ही सस्ती हिंदी। उन्होंने एक मध्य मार्ग निकाला, एक ऐसी हिंदुस्तानी जो बाजार, चालों और गांव के कुओं की भाषा थी। राज कपूर की फिल्मों के माध्यम से उनके गीतों ने लोगों को प्रेम, ईमानदारी और राष्ट्रीय गौरव के बारे में सिखाया।
ऐसे देश में जहां साक्षरता की दर कम थी, उनके गीत नैतिकता की पाठ्य पुस्तकें थी। उनकी धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक नहीं थी बल्कि काव्यात्मक थी, अगर आपसे सही माने में पूछा जाए तो। जहां राज कपूर दृष्टि प्रदान करते थे, वहीं हसरत के शब्दों को शंकर जयकिशन की संगीत प्रतिभा ने पंख दिए। ये जोड़ी अपने दूसरे गीतकार साथी शैलेंद्र के साथ हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम चतुष्कोण बनाती थी, द फोर्थ एंगल। लेकिन हजरत जयपुरी का शंकर जयकिशन के साथ एक अनूठा रिश्ता था। जहां शैलेंद्र दार्शनिक थे, वहीं हसरत जयपुरी रोमांटिक थे। वो आत्मा के लिए गजलें लिख सकते थे और दिल के लिए बेफिक्र जंगली गीत। हसरत जयपुरी के शब्दों को दो अलग अलग आवाज़ों में सबसे सच्ची अभिव्यक्ति मिली थी। राज कपूर के लिए वो भावपूर्ण उदास मुकेश थे और मुकेश ने हसरत जयपुरी के दार्शनिक दर्द को आवाज़ भी अच्छी दी। लेकिन रोमांटिक हीरो के लिए, प्रेमियों के लिए वो मोहम्मद रफ़ी थे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। हसरत जयपुरी की काव्यात्मक सुंदरता और रफ़ी की सहजता के संयोजन ने हिंदी फिल्मों के संगीत के इतिहास में सबसे स्थायी प्रेम गीतों की रचना की, आप माने या न माने। चाहे तीसरी किस्म की दार्शनिक गहराई हो, जिसके लिए उन्हें एकमात्र फिल्म में पुरस्कार मिला था, या फिर बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना तुम कहाँ जा रही हो का शानदार ग्लैमर, हसरत जयपुरी ने साबित कर दिया था कि उनकी रेंज असीमित थी। वो एक ऐसे शायर थे जिन्हें एक ही सांचे में ढाला जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे 1970 का दशक शुरू हुआ, दुनिया बदल गई। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। राज कपूर की सिनेमा की रोमांटिकता ने एंग्री यंग मैन को जगह दी। हसरत जयपुरी की कविता अब एक सरल, अधिक आशावादी समय का अवशेष महसूस होने लगी। आनंद बख्शी जैसे नए गीतकारों का उदय और बदलता संगीत का स्वाद इस बात का संकेत था कि आर के फिल्म का युग समाप्त हो रहा है। लेकिन हसरत जयपुरी लिखते रहे, भले ही कम हो गए थे पहले से लिखने में। हसरत जयपुरी अपनी निजी जिंदगी में बहुत कम बोलने वाले इंसान भी थे। वो गहरे आध्यात्मिक और दिल से सूफी थे। उन्होंने कभी भी चकाचौंध में रहना नहीं चाहा, ना स्वीकार किया। जहां राज कपूर उनकी फिल्मों का चेहरा थे, वहीं हसरत जयपुरी पर्दे के पीछे काम करके बहुत खुश थे। उनके लिए शायरी इबादत का एक रूप थी। वो चकाचौंध से दूर बांद्रा के अपने साधारण घर में किताबों और दोस्तों से घिरे हुए एक सादगी भरी जिंदगी जीते थे। वो प्रसिद्धि से ज्यादा कविता को महत्व देते थे। और फिर 22 सितंबर को हसरत जयपुरी का निधन हो गया। उनके साथ भारतीय सिनेमा का एक अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन एक शायर कभी नहीं मरता। उनके गीतों के बोल वो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो आज हमें बताते हैं कि हम कौन थे, हमने क्या सपने देखे और हम क्या बनना चाहते थे। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम इकबाल हुसैन उर्फ हसरत जयपुरी को सिर्फ एक गीतकार के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में याद करते हैं। एक ऐसे युग में जब हमें अपनी आवाज़ खोजने की ज़रूरत थी और उन्होंने हमें वो आवाज़ दी। एक आवाज़ जो कोमल लेकिन शक्तिशाली थी, रोमांटिक लेकिन दृढ़ थी, भारतीय लेकिन सार्वभौमिक थी। उन्होंने हमें सिखाया कि एक गीत में भी जीवन के लिए एक दर्शन मिल सकता है। हसरत जयपुरी की शायरी सिर्फ गीत नहीं थी, वो तो हिंदुस्तान की पहचान थी। तो बस हसरत जयपुरी को आज उनके जन्मदिन पर याद करते हुए उन्हें शत शत नमन करते हैं। और आपसे भी मैं विदा लेता हूं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने विश्व शांति दर्शन चैनल पे।